बढ़ता तनाव, ईरान पर लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव, परमाणु कार्यक्रमों को लेकर बढ़ती चिंता और बढ़ते वैश्विक समीकरण, इन सबके बीच एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, क्या ईरान के लिए आने वाला समय सबसे कठिन साबित होने वाला है? क्या यह देश किसी बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है या फिर मुश्किलों से निकलकर पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरेगा? जी हां, ज्योतिष और भविष्यवाणियों की दुनिया में भी ईरान को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। कहीं युद्ध की आशंका जताई जा रही है तो कहीं सत्ता, अर्थव्यवस्था और कूटनीति में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है। लेकिन क्या वास्तव में ईरान की बर्बादी तय है या फिर यह केवल आशंकाओं और अटकलों का दौर है? आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम ज्योतिषीय संकेतों और भविष्यवाणियों के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ईरान की किस्मत किस दिशा में जा रही है और क्या हालात और बिगड़ेंगे। क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक संकट की ओर बढ़ रही है या फिर आखिरी वक्त पर कोई ऐसा घटनाक्रम होगा जो पूरी तस्वीर बदल देगा? जी हाँ, मेरे साथ कार्यक्रम में दो बेहद ही खास मेहमान, आचार्य सुमित आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका, देश के जाने माने ज्योतिषी, और अदिति दुआ जी भी। कई मुद्दों पर हमारी पहले भी बात हुई है, कई मुद्दों पर हमने पहले भी चर्चा की है। आचार्य सुमित जी, आप ही से शुरुआत, क्योंकि जब ये सब कुछ शुरू हुआ था, मुझे याद है 28 फरवरी वो तारीख थी, और जब ऐसा लगा कि खेमेनेई को मारकर अमेरिका सब कुछ अपने नाम कर लेगा, जैसे ठीक वेनेजुएला में किया था मादुरो को अपने यहां लाकर। लेकिन क्या वो सिचुएशन पूरी उल्टी पड़ गई? ईरान को जितने हल्के में अमेरिका लेकर चला गया, ईरान उतने हल्का में लेने वाली चीज नहीं थी, या फिर अब स्थिति और बदलती हुई आपको नजर आ रही है तमाम परिस्थितियों को देखते हुए? खुशबू जी, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हूं नहीं, लेकिन ज्योतिषीय ग्रहों की चाल हाँ, के आधार पे आपको मैं समझाता हूं। देखिए, मीन राशि में शनि का बैठना, शनि की दिशा पश्चिम होना और अमेरिका का पश्चिम में स्थित होना कहीं ना कहीं इस बात का निर्देश करता है कि पश्चिम के तरफ से हर बार ये जो समय है इसमें क्योस क्रिएट किया जाएगा, इसमें ड्रामा क्रिएट किया जाएगा। लेकिन जो भ्रम का बादल अमेरिका ने हमेशा से अपने अंदर दबा रखा था कि वर्ल्ड वॉर 1 हम जीतें, वर्ल्ड वॉर 2 हम जीतें, अब कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि वर्ल्ड वॉर 3 जैसा कुछ दिखाई दे, उसको भी जीतेंगे, तो ये भ्रम रहेगा। क्योंकि शनि वहाँ दंडाधिकारी अपने गुरु के घर में, अपने शिक्षक के घर में बैठे हैं, जहां वो अनबायस्ड फैसला इस बार नहीं लेने वाले हैं। और वो एक बड़ा कारण मैं शुरू से बता रहा हूं कि अमेरिका के घुटने टेकने का ये पल रहा है और रहेगा। मैंने एक बात बहुत ही सटीकता से आपके ही पटल पर पहले भी कही थी, जब सभी पॉलिटिकल एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे कि ये युद्ध का बादल कुछ समय का है, लेकिन मैंने कहा था दीर्घकालीन है और ये चलता जाएगा। कितने बार भी सीज फायर करा लो, सितंबर 2027 से पहले कुछ रुकने नहीं वाला, और 2032 तक इस युद्ध का ड्रामा, इस युद्ध का तांडव पूरे विश्व को प्रभावित भी करेगा। इसके साथ अगर ईरान की बात की जाए, जब से अतिकुल्ला खामेनेई के बाद नया शासन ईरान में मुकम्मल हुआ, उसके बाद के काल का मैंने जब कुंडली विश्लेषण किया तो मुझे कर्क लग्न की कुंडली प्राप्त हुई। और कर्क कहीं ना कहीं, कर्क में बृहस्पति का अभी बैठना कहीं ना कहीं एक ऐसे संकेत की तरफ निर्देशित करता है जो उतना भयानक हो सकता है जो अभी तक विश्व ने कल्पना भी नहीं किया था। धर्म की बीज, धर्म का दीपक जहां पर जलने लग जाता है, या धर्म की अग्नि में जहां के लोग जलने लग जाते हैं, वहां से संकट का बादल भी शुरू होने में देर नहीं लगता। ईरान में धर्म कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर, डिसीजन मेकिंग पर हावी होगा, और इस हावी डिसीजन का एक प्रभाव बहुत विस्फोटक अमेरिका के ऊपर दिखाई पड़ता है आने वाले समय में। क्योंकि कर्क के बृहस्पति शनि जो मीन में बैठे हुए हैं उसको कहीं ना कहीं दबाएगा और अमेरिका को दबाएगा। जो अभी हम ये समाचार सुन रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर हो सकता है या कहीं ना कहीं परमाणु का तांडव मच सकता है, ये तांडव अमेरिका के ऊपर भारी पड़ता हुआ मुझे ज्यादा दिखाई पड़ता है। एक तरफ एक देश वो है जो खुद की रक्षा के लिए बम फेंक सकता है, तो एक तरफ धर्म की आड़ में एक और देश खड़ा है जो खुद पे बम लगा सकता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की आवश्यकता है। हालांकि इसी बीच एक भविष्यवाणी अभी जस्ट बैक ऑफ द फ्रेम जो प्ले हो रहा था कि पीओजेके में जो अभी राशन बंद किया गया है वहां के लोगों का, वो राशन बंद और वहां का विरोध विवाद की भविष्यवाणी 16 जुलाई से 12 अगस्त के लिए मैंने की थी। और 12 अगस्त अभी आया नहीं है, 12 अगस्त से पहले पहले आप देखेंगे कि ये युद्ध का जो तांडव है यूरोप तक फैलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा देखिए, आचार्य सुमित जी जो कह रहे हैं, अदिति दुआ जी, कि अभी जो स्थिति है उसमें अमेरिका को नुकसान हो सकता है। वो नुकसान किस तरीके से पहुंचेगा
अमेरिका को ये जो है वो ईरान की तरह नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि देखिए ईरान की तरफ से जो अमेरिकी बेस है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहां पर तो जरूर उसको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन क्या आपको आने वाले समय में ऐसा नजर आता है कि ईरान की तरफ से डायरेक्टली अमेरिका को कुछ नुकसान हो, या फिर अमेरिका अब अपने सबसे ज्यादा ताकत को इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है आपको ईरान के खिलाफ? जो तमाम सर्कमस्टांसेस है, जो ग्रह दशा, जो तमाम चीजें बदल रही है, कहा जा रहा है कि 2-2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं, तो क्या बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए अभी जो खुशबू जी सिचुएशन चल रही है, आप ये देखना कि 17 अगस्त के बाद, क्योंकि जो हमारा सूर्य ग्रह है वो सिंह राशि में चला जाएगा, और जब जब सूर्य सिंह राशि में जाता है तो वो कहीं ना कहीं न्यूज़ेस लाता है रिलेटेड टू आवर ओन पर्टिकुलर गवर्नमेंट, एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रेशर ज़्यादा बनता है, इंटरनली बहुत ज़्यादा उथल पुथल होती है। तो अगर मैं आपके सवाल पे हूँ और मैं आप इस चीज़ को एस्ट्रोलॉजिकली लिंक करूँ तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका में इंटरनली लोगों से बहुत ज़्यादा अभी अमेरिका को दिक्कत है रादर देन ईरान। हाँ, उनके ज़रूर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेगा जो जीसीसी में है। आप अगर किसी उसको भी जानते होंगे, कुवैत में, दुबई में लगातार अटैक्स हो रहे हैं, बिकॉज मेरे बहुत सारे नोन्स हैं उधर जो रहते हैं और वो डेली हमें कुछ ना कुछ नया बताते हैं। तो कहीं ना कहीं अटैक्स जो है यूएस की बाउंड्रीज पर, जो यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर लगातार चल रहा है और वो रुका नहीं है। थोड़े दिन रुकता है और फिर से होता है, लेकिन जो मैंने आपको डेट बताई 17 अगस्त के बाद, क्योंकि ये गोचर सूर्य का बहुत ज्यादा अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, तो अमेरिका के लिए थोड़ा सा टाइम भारी है विद रिगार्ड्स टू इंटरनली उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आप देखेंगे बन रहा है यूएस पे कि ये वॉर को रोक दिया जाए, परंतु ये वॉर 2027 अगस्त तक नहीं रुकेगा। आप देखेंगे कि ये वॉर जो है कंटिन्यू रहेगा। यूएस इसमें भले ही ना रहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बट कहीं ना कहीं जो ईरान और इजराइल की जो ये फाइट है ये रहेगी। और लगातार क्या कहते हैं, आप देखेंगे कि यूएस अब थोड़ा सा बदनामी के उसमें आएगा। यूएस की कहीं ना कहीं वैसे कुछ इंटरनली ऐसी न्यूज आ जाएगी जिससे, जैसे हमने वो केस देखा था एप्स्टीन फाइल वाला, ऐसा ही कुछ संबंधित ट्रंप के अगेंस्ट कोई आप देखेंगे कि कोई केस आ रहा है या फिर कोई ऐसी न्यूज आ रही है जो ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा बुरी होगी, और ये सारी चीजें होंगी 17 अगस्त के बाद। ठीक है। अच्छा आचार्य सुमित जी, अभी आपने एक नाम लिया अयातुल्ला अली खमेनी, जिनको कि खत्म किया गया, उसी के बाद सब कुछ शुरू हुआ था। मैंने ये भी नोटिस किया है कि उनके सुपुर्दे खाक करने के बाद ईरान और ज्यादा एक्टिव हो गया है। मतलब ईरान वैसे तो कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे डर लगता है और आप करिए हमले तो हम डर जाएंगे, उसने हमेशा ये कहा कि आप हमले करेंगे हम जवाब देंगे। आखिरकार ईरान को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? और दूसरी बात ये कि इतना छोटा सा ईरान और इतना बड़ा अमेरिका, जिसके हम कंपैरिजन भी नहीं करते, अगर आप सैन्य शक्तियों को देखिए और बात करें तो हम उसका कंपैरिजन भी नहीं करते, उसके बावजूद अगर इतना लंबा लेकर आ गया है अमेरिका को, तो अब अमेरिका के लिए भी तो शायद अब सोचने वाली बात होगी, ट्रंप के लिए भी सोचने वाली बात होगी कि ये तो बहुत लंबा चला गया। देखिए ईरान है तो काफ़ी बड़ा, ऐसे देखा जाए तो एक तरफ ईरान में अगर मरुस्थल है तो दूसरे तरफ ईरान में बर्फीले पहाड़ भी हैं, जंगल भी है, तो बहुत ही वैराइड है। जैसे भारत को हम बड़ा एक देश देखते हैं, वैसे ईरान भी क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश है। हालांकि ईरान का जो पूर्वी भाग है इस बार एक्टिवेट होगा 17 तारीख के बाद। जो गोचर सूर्य का होगा वो गोचर में सूर्य जो है अपने स्वगृही अवस्था में आएंगे। स्वगृही अवस्था में आने के कारण सूर्य बलवान होने लग जाते हैं। पूरब का सपोर्ट कहीं ना कहीं ईरान को मिलने लग जाएगा, अमेरिका उस सपोर्ट से वंचित रहेगा, और पूरब का सपोर्ट ईरान पहले भी पाता रहा है, जो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि कहते हैं ना कि कई बार कोई कमजोर व्यक्ति अगर दहाड़ता हो तो उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उसके पीछे छुपी हुई कोई ना कोई शक्ति होगी, उसको देखना चाहिए। उस शक्ति को कहीं ना कहीं अमेरिका अनदेखा करता हुआ मुझे दिखाई पड़ता है, जो कि अमेरिका के ऊपर भारी पड़ रहा है। अभी अदिति ने बहुत सही बताया है, अमेरिका को जो खतरा है वो बाहरी लोगों से नहीं, अंदर की कूटनीति से खतरा है, और लगातार हमले अमेरिका पे भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे पक्ष लेना विपक्ष लेने जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई मैच नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका को घुटने टेकते हुए मैं देखता हूँ, क्योंकि ये वो समय है जब याद करेंगे अगर पुराने समयों में, तो अमेरिका हर बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, चाहे अपने आप को सुपर पावर के रूप में स्थापित करने के लिए, ऐसे वॉर की राजनीति, वॉर की रणनीति को अपनाता रहा है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं उसका सिक्का यहां खोटा पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही मुझे एक और बात दिखाई पड़ती है कि ईरान के पूरब में स्थित जो देश हैं,
जस्ट जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वहां की करेंसी अचानक से ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ेगी 17 अगस्त के बाद से। और वो एक ऐसी अवधि भी रहेगी जब सोने का भाव भी बहुत तेजी से पीक करेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे इस एपिसोड को, अगर गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो ज्योतिषीय मतों के अनुसार 17 अगस्त के बाद थोड़ा मुश्किल हो सकता है गोल्ड खरीदना। अभी खरीदते हैं तो आपको लाभ होगा। हालांकि जहां पे परमाणु आकांक्षाओं की बात की जाए, चाहे अग्नि का तांडव जैसी कुछ अवस्थाओं की बात की जाए, तो बिल्कुल इस बार ईरान के ऊपर भारी मात्रा में बमबारी होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन ईरान के द्वारा पलटवार में अमेरिकी डेटा सेंटर के ऊपर कुछ प्रकार का हमला, अमेरिकी जो कंपनीज हैं उनके जहां पर मैनेजमेंट के ऑफिसेस होते हैं, मतलब एक प्रकार से कॉर्पोरेट पर किसी प्रकार का अटैक होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बैंक संबंधित समस्याएं आती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। हमारे भारत में भी छोटा एक असर दिखाई पड़ सकता है। 12 अगस्त से 13 सितंबर के बीच में कोई प्रमुख हस्ती जो फिल्म से संबंध रखते हो उनको हम खो सकते हैं, ऐसी बड़ी जटिल संभावना। और इसी समय में आप देखेंगे शनि वक्री है ना, और सूर्य ठीक उससे एक पीछे घर में बैठा रहेगा। आपको पता है ये 17 अगस्त के बाद ट्रेन दुर्घटना का बहुत बड़ा संकट लाता है शनि वक्री काल में। तो कोई ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त होता हुआ भारत में भी दिखाई पड़ सकता है। युद्ध एक तरफ चल रहा है, लेकिन ज्योतिषीय मतों में हम इस जो ग्लोबल प्रेडिक्शंस है उसमें अपने देश को तो छोड़ नहीं सकते, तो उसके बारे में भी बात करना बड़ा उचित होता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा अदिति दुआ जी, देखिए भारत की बात की है आचार्य सुमित जी ने, वो लगातार बता रहे हैं कि ये संभावनाएं हैं। कल मैं ये भी पढ़ रही थी कि जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि 2030 तक जो गोल्ड है वो 10 लाख रुपए जा सकता है पर 10 ग्राम। ये जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं। अभी के जो सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा गोल्ड अपने पास रख रहा है, जो ईरान, ये जो जब वॉर की स्थिति होती है गोल्ड पर जो भरोसा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सही समय है निवेश करने का गोल्ड में, अगर निवेश के प्रोस्पेक्टिव से देखें, क्योंकि अभी तो हर कोई बच रहा है ना, पैसे हर कोई बचाना चाह रहा है अपने। देखिए, गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी रही है जो कभी भी नहीं गिरी है, और गोल्ड हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से भी, आप एस्ट्रोलॉजी को साइड रख दीजिए, बट हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होल्ड करता है। और अगर हम गोल्ड देखें, हमारी छोटी छोटी चीज़ों में, शादियों से लेके घर में अगर बच्चा भी होता है, लक्ष्मी आती है या विष्णु आता है, तब भी गोल्ड चढ़ाया जाता है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो गोल्ड भारत में तो पर्टिकुलरली हमेशा से राज करा है और करता रहेगा। रही बात चाइना की, देखिए चाइना, अगर आप थोड़ी सी भी कोई जियोपॉलिटिक्स को समझता होगा ना, ये जो वॉर है और ये जो टेंशन्स बढ़ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं हाथ चाइना का है, क्योंकि चाइना को डॉलर की वैल्यू गिरानी है, और डॉलर की वैल्यू ही तब गिरती है जब गोल्ड बढ़ता है। नेचुरली है, ये इकोनॉमी अगर कोई पढ़ेगा बेसिक से तो ये वहीं से ही समझ में आ जाएगा। तो गोल्ड की वैल्यू बढ़ना ऑटोमेटिकली लाजमी है, वो होनी ही है, बिकॉज अल्टीमेटली जो मेन प्लेयर है इस लड़ाई में, इस युद्ध में, इस चाइना में हमेशा से बोले जा रही हूँ, अगर कोई पावर नेक्स्ट बनने वाला है, इट हैज टू बी चाइना और रशिया। उसके बियॉन्ड इर्द गिर्द अभी भारत नहीं आता है, लेट्स बी ऑनेस्ट ओवर दिस। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 2027 में गोल्ड जो है वो बढ़ना चालू है। जो हमारी ज्योतिषीय गणनाएं कह रही थी कि ये बृहस्पति का साल है हमारे विक्रम संपत के हिसाब से, इसमें गोल्ड बढ़ेगा। आप देखिए कि जो गवर्नमेंट के उधर से प्रेशर हुए, तो उस वजह से जो गोल्ड का बढ़ना चढ़ना है वो थोड़ा सा वी कैन से स्टैग्नेंसी आ गई है। बट द मोमेंट 2027 कम्स, आप देखेंगे कि गोल्ड एक अगेन फिर से रूट जो है वो ग्रोथ की ले रहा है। सो दिस पर्टिकुलर टाइम इज अ वेरी गुड टाइम कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 5 सालों में गोल्ड एक ऐसी कमोडिटी बन जाएगी जो शायद हर कोई अफोर्ड ना कर पाए। अभी तो अपर मिडिल क्लास कर पा रहा है उसको, आने वाले समय पे हो सकता है कि वो भी ना कर पाए। सो इट्स बेटर कि आप जितनी जल्दी हो सके गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अदर देन दैट, जो नेक्स्ट गोल्ड होने वाला है इंडिया के लिए, दैट हैज टू बी सिल्वर। आप जितना ज्यादा सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाला साल चंद्रमा का साल है 2027 में। सिल्वर भी कमोडिटी ऐसी है कि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा आचार्य सुमित जी, जब भी मेरी आपसे, आज से नहीं, जब से हमारी बात हुई, आपने हमेशा ये कहा है कि गोल्ड और सिल्वर दो ऐसी चीज है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ साइड है। कुल मिलाकर चलिए ये तो है ही, लेकिन अभी की जो स्थिति है भारत की, अगर बात की जाए, चलिए 2-4 चीजें तो आपने हमें बताई है कि ये हो सकता है और इस तरह की स्थिति है। महंगाई जो बीच में हमने देखा, होर्मुज स्ट्रेट पर जैसे ही तनाव बढ़ा, महंगाई यहां पर भी बढ़ गई। उस सर्कमस्टांसेस में आप भारत को कहां देख रहे हैं? अगर महंगाई की बात की जाए पर्टिकुलरली, अगर एक आम आदमी के जीवन में आप उसको क्या बढ़ते हुए देख रहे हैं अभी आने वाले समय में कुछ दिनों में?
बिल्कुल, मैंने शुरू से ही कहा है कि 2026, 2027 से लेकर 2032 तक ये जो समय है ये क्राइसिस का समय है। मतलब पिछले 50 साल में जितने पीक पर जितने तेजी से प्राइसेस नहीं बढ़े थे, उन सभी 50 सालों का रिकॉर्ड ये 5 साल तोड़ देगा। 5 साल क्या, ये 2026 और 2027 का सितंबर तक का समय बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेगा। हर किसी के एक बढ़ोतरी का रेट होता है। पूरे विश्व का अगर एक लगभग पटल पे देखा जाए तो 5% की बढ़ोतरी देखी जाती है अमूमन प्रति साल, लेकिन इस बार जो बढ़ोतरी का जो स्तर रहने वाला है वो तकरीबन 80% के आसपास रहने वाला है। 2027 के अंत तक हम देखेंगे पेट्रोल के प्राइसेस भी बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे, गोल्ड के प्राइजेस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, और ज़मीनों के प्राइजेस थोड़े से स्टैग्नेंट होंगे। मैं अगर किसी को रियल एस्टेट इंडस्ट्री में निवेश करना हो, 2027 के सितंबर तक अगर बड़ा निवेश करने से पहले रुक जाए, 2027 के सितंबर के बाद निवेश कर ले वो व्यक्ति, शनि नीच होंगे तो रियल एस्टेट का प्राइस नीचे जाता है, रियल एस्टेट का मार्केट नीचे जाता है, इकोनॉमी नीचे जाती है। तो उस समय जो निवेश है 2032 तक उनको बहुत ज़्यादा लाभ देगा और बहुत ही शीघ्र ये सारी चीज़ें जो हैं वो घटित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। हालांकि अगर हम युद्ध के बादलों को देखें, युद्ध का संकट देखें, तो ये युद्ध केवल कहते हैं बंदूकों की और केवल बमों की, तोपों की ये युद्ध नहीं है, लड़ाई नहीं है, ये आईटी का भी वॉर है। मैं शुरू से आपके चैनल पर बोलता रहा हूं कि ये जो समय शुरू हुआ है शनि वक्री काल के बाद से, ये आईटी अटैक का समय है। अभी मैंने आपको डेट रेंज जो दिया हुआ था पिछले बार कि 12 अगस्त से पहले 16 जुलाई से कि बैंकों के ऊपर साइबर हमले होना, ये सारी चीजें हमने होती भी देखी। बैंक ऑफ बड़ौदा का डेटा इतने बड़े स्तर पर चोरी कर लिया गया। बहुत सारे घटनाएं आईटी से रिलेटेड घटित हुई, चाहे जो असम में अभी बाढ़ आया, इसकी भी भविष्यवाणी मैं आपके पटल पे ही करके गया था। इस मंच को मैं तो साक्षात प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद शायद सरस्वती जिह्वा पर निवास कर जाती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि शुभ बोलूं, संसार के लिए वो बातें निकले जो शुभ हो, या तो वो निकले जो सच में घटित होने वाली होती हैं। तो जो घटित होने वाली बात है, हालांकि ईरान को मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि परमाणु हमला आपके ऊपर नहीं हो रहा, लेकिन आप जिस प्रकार से अभी हमले करने वाले हैं अमेरिका के ऊपर, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लैंडमार्क सेट हो सकता है, मुझे जैसा अभी आने वाले समय में दिखाई पड़ता है। क्योंकि कोई भी देश ऐसी हिम्मत नहीं करेगा कि छोटे देश को सताए। और सच में देखता हूं मैं कि पिछले साल से ही जिस प्रकार सूडान में जेनोसाइड हुआ, बाकी देशों में हुआ, तो उन चीजों को ऐसा लगता है कि कोई देश सताता है छोटे देश को, तो उसको रोकना, मतलब एक लेसन देने का शायद समय आ गया है, ये भी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आचार्य सुमित जी आपका भी, और आदित्य दुआ जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास कार्यक्रम में। और यहाँ पर इस खास पेशकश में इतना ही। फिलहाल अब आपको दिखा देते हैं महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें।